हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। छात्रों, हम राजनीति विज्ञान में जो हमारा पूर्व का जो टॉपिक था वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चल रहा था। हमने बहुत सी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। उनमें विशेषकर हमने देखा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे अनूठा और बेजोड़ संविधान है, विश्व का व्यापक संविधान है, लिखित निर्मित संविधान है। ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य पर आधारित है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता इसकी अवधारणा है। ये लिखित निर्मित संविधान है। यहाँ पर सरलता और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। साथ साथ में हमने जाना कि भारत में जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसकी संसदात्मक शासन प्रणाली के भी गुण हमारे देश में अपनाए गए हैं। ये भारतीय संविधान की एक ऐसी प्रकृति है जिसकी वजह से भारतीय संविधान में एक गतिशीलता, निरंतर परिवर्तनशीलता और जनता के प्रति जो उत्तरदायी शासन की जो धारणा है, जो समय समय पर भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रही है। हमने देखा कि जो हमारे देश की जो मौलिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, साथ साथ में हमारे देश की जो संवैधानिक प्रावधान हैं और जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनमें एक अजीब सा तालमेल है, समन्वय है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार वो प्रतिकूल स्थितियों में अनुकूल होने की क्षमता रहती है। यही कारण है कि आज तक हमारा देश संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलने में कामयाब रहा है और संवैधानिक नियमों के प्रति जो हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, विश्वास है, वो अब तक बना हुआ है। विश्व के अन्य देशों में संविधान के प्रति जो शंका है, असंतोष है, उसके कारण संवैधानिक प्रावधानों को बदला जाता है, शासन बदला जाता है, देशों का विभाजन हो जाता है। ये उनकी असंतोष की प्रवृत्ति दर्शाती है। हम जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान हमारी सभी भावनाओं को, हमारे विकास की गतिविधियों को, हमारी आंतरिक और बाह्य स्थितियों को भांपने हेतु संविधान सभा में जो संविधान निर्माता जो दूरदर्शी सोच रखते थे, इस दूरदर्शी सोच के कारण हम आज इस विश्व में एक ऐसे प्रबुद्ध नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो एक संविधान के द्वारा ही इसकी कल्पना की जाती है। हमने हमारे संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से हमने ये भी समझा था कि जो हमारा संविधान बना हुआ है वो हमारे शासन को, प्रशासन को, जनता को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाता है। साथ ही साथ उत्तरदायी नहीं, ये दिन और प्रतिदिन के कार्यों के मूल्यांकन के कार्यों को भी सफल बनाता है। आगे हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं थी, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं का जो अध्ययन पढ़ रहे थे, उसमें जो अब अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन है मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। बहुत ही शानदार और सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए छात्रों, मूल अधिकार, मूल अधिकार आपने देखा कि भारत के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकप्रिय प्रभुसत्ता, कौन सी है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता। और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अंतर्गत सर्वोच्च और अंतिम जनता है। जनता को अपने सर्वांगीण विकास के लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में मौलिक अधिकारों की कल्पना करते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक का संबंध मूल से है। मूल का मतलब है कि इतने महत्वपूर्ण कि इसके बिना किसी भी प्रकार की अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। अधिकार, मौलिक का मतलब मूल, और अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार व्यक्ति की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। अधिकार व्यक्ति की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, और सर्वांगीण विकास भी नहीं कर सकता और राज्य उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें महत्वपूर्ण। एक नंबर पर क्या है मौलिक अधिकार की विशेषता? सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ, सर्वांगीण विकास की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना। और उसमें दो नंबर पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना। ये परिस्थितियां हैं और ये परिस्थितियां राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। एक जनता है, एक व्यक्ति है, उसके लिए सर्वांगीण जो विकास की जो परिस्थितियां हैं वो शासन के द्वारा उपलब्ध करा रही है। अधिकार व्यक्ति की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और राज्य भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। देखिए, मूल अधिकारों का इतिहास लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मौलिक अधिकारों का इतिहास लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, ये जनता की शक्ति है। मौलिक अधिकार किसकी शक्ति है? जनता की शक्ति है। और जनता इसके माध्यम से अपने लिए सुरक्षा और विकास का वातावरण उपलब्ध कराती है। क्योंकि सुरक्षा और विकास का वातावरण मौलिक अधिकारों से ही संभव है। जिनके पास में मौलिक अधिकार नहीं होते हैं वहाँ पर सुरक्षा और विकास का वातावरण नहीं होता, और ये सुरक्षा और विकास का वातावरण ही न्याय का वातावरण है। इसलिए न्याय की परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए क्या होना जरूरी है? मौलिक अधिकार होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मौलिक अधिकार जनता पर ये क्या है? मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त है। क्या है? संविधान प्रदत्त है। मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त है। ये नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। सभी नागरिकों संविधान प्रदत्त है और सभी नागरिकों को समान प्राप्त किए गए हैं। ध्यान रखना महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सभी नागरिकों को प्रदान देने वाले हैं, संविधान के द्वारा है। सबके विकास की परिस्थितियां उपलब्ध करा रहे हैं, राज्य के विकास की परिस्थितियां
उपलब्ध कराते हैं। और इनकी जो शुरुआत है मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे पहले अगर बात करें, ये जीके का प्रश्न है, इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान सबसे पहले ब्रिटेन में उपस्थित किया गया था, जिनको 1893 का मैग्ना कार्टा के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। 1893 में सबसे पहले मैग्ना कार्टा स्वीकार किया गया। और उसके बाद में अमेरिकी संविधान में सबसे पहले बना तो ब्रिटेन में है, लेकिन संविधान में किसको प्रदान किया? अमेरिका के संविधान के अंतर्गत सबसे पहले मौलिक अधिकारों की कल्पना की गई है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान किया गया है। सर्वप्रथम आपको प्रश्न पूछे इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें, मौलिक अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? ब्रिटेन में हुई है। और इसको सबसे पहले सर्वप्रथम किस देश के संविधान में लागू किया गया है? तो हम बताएंगे अमेरिका के संविधान में सबसे पहले लागू किया है। और इस प्रकार मौलिक अधिकार एक न्याय योग्य वातावरण उपलब्ध कराते हैं। इनको न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। क्योंकि संविधान प्रदत्त होने के कारण ये क्या है? न्यायालय के द्वारा क्या है? इनको संरक्षण प्राप्त किया गया है। ध्यान देना, न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है, कि इससे जनता के अधिकारों की क्या की जाती है? सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये हमने मौलिक अधिकार संबंधी बिंदु देखा। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार विशेष रूप से सभी नागरिकों को समान प्रदान किए गए हैं, संविधान प्रदत्त है, न्यायालय में इनको संरक्षण प्रदान किया गया है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उपलब्ध करा रहे हैं और राज्य भी इनमें क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जनता की सुरक्षा और विकास की परिस्थितियाँ और न्याय का वातावरण उपलब्ध कराते हैं। और इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं यही क्या है? यही मौलिक अधिकारों के नाम से जानी जाती है। मौलिक अधिकार की हम बात करें, ध्यान देना, मौलिक अधिकार की बात करें, यहाँ पर दो बातें हैं। लोकतंत्र में कल्पना किससे की जाती है? लोकतंत्र में जो लोकप्रिय है, जो प्रभुसत्ता है, वो जनता को क्या प्रदान करती है? मौलिक अधिकार प्रदान करती है। और इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। और इसी के माध्यम से यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो है शासन, एक नंबर पर है शासन और प्रशासन। शासन, प्रशासन, और यहाँ पर है जनता। अब शासन और प्रशासन जनता पर नियंत्रण करता है। जनता मौलिक अधिकारों के माध्यम से इसको नियंत्रण करती है। ये तो कानून के माध्यम से जनता पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। और ये मूल अधिकारों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? इन पर अपना नियंत्रण रखते हैं। और नियंत्रण रखते हैं इसलिए ये निरंकुश और स्वेच्छाचारी वातावरण में, निरंकुश और स्वेच्छाचारिता के वातावरण को क्या करते हैं? दूर करते हैं। इसलिए ये जनता के लिए, निरंकुश शासन को दूर करने के लिए जनता के पास में मौलिक अधिकार होना अत्यंत आवश्यक होता है। और मौलिक अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। ये यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब हम भारतीय संदर्भ में देखें, ध्यान देना, भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकार देख रहे हैं। देखिए, मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान ने मौलिक जो अधिकार हैं, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से, कौन के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान, भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। अब दूसरा बात है,
ये अमेरिका के संविधान में थे और भारत के अंतर्गत, ध्यान देना, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे भाग 3 को। भाग 3 को कहा जाता है क्योंकि मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस में है? भाग 3 में। अब मैग्ना कार्टा है 1893 में, ब्रिटेन में 1893 का मैग्ना कार्टा ये किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित। किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। अब हम देख रहे हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? भाग 3 को। और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 36 तक, अनुच्छेद 12 से 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मुख्यतः अगर बात मुख्यतः अगर मौलिक अधिकारों के बारे में पूछे तो 14 से लेकर 35 तक, 14 से लेकर 32 तक मुख्यतः मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। वैसे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार 12 से 36 तक है, लेकिन मुख्यतः हमारे मौलिक अधिकार 14 से 32 के रूप में निश्चित किए गए हैं। अगर भारत में हम देखें, भारत में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है, भारत में जो मौलिक अधिकार है, ध्यान देना, भारत में जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार मुख्यतः 12 से 36 तक है, लेकिन मुख्यतः जो बात है वो 12 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और मौलिक अधिकार जो हैं वो शुरू के अंतर्गत, आरंभ के अंतर्गत मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, ध्यान देना, 44वां संविधान संशोधन 1978-89, इसके अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसके अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। ध्यान रखना, सभी परीक्षाओं में ये बात आती है कि संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 6, और अगर हैं आ जाए, अगर ये आ जाए संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आप बताएंगे 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? वर्तमान में इनकी संख्या है 6 और प्राचीन में इनकी संख्या थी 7। आज और 44वां संविधान संशोधन 1978-89 के अंतर्गत, एक तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन 1978-89 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ध्यान रखना, मोरारजी देसाई ये इस समय हमारे देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और इनके कार्यकाल के समय के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान से हटा दिया गया था।
तो ये हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 की जो बिंदु है उससे दूर कर दिया गया है। तो ध्यान देना, ये हमारा भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों को, आपको पूछे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो भाग 3 को कहा गया है। ध्यान रखना इस बात का, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है और ये अनुच्छेद 12 से 36 में इसका उल्लेख किया गया है। और मुख्यतः बात पूछी जाए तो ये 14 से 32 तक के इस बिंदु को स्पष्ट किया गया है। और भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से हमारे देश में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार क्या हैं। आप इसको हर परीक्षा में मौलिक अधिकार का प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। और ये विशेष रूप से ये पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ से लिए गए थे, कितने थे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया था, न्यायालय में इनकी सुरक्षा कैसे की जाती है, ये इन सभी बातों से स्पष्ट किया गया है। अब हम देख रहे हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या क्या दे रखे हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या दे रखे हैं, तो इसमें विशेष रूप से देखिए एक सूत्र है, समस्त शोध शिक्षा पर, समस्त शोध शिक्षा पर हमारे मौलिक अधिकारों का एक सूत्र है, समस्त शोध शिक्षा पर और बाकी 32 पर, समस्त शोध शिक्षा पर और बाकी 32 पर। तो ध्यान देना, समस्त, सर्वप्रथम हमारे पास में कौन सा अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। सबसे पहले जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है, 14 से 18 तक। और दूसरा अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता, दूसरे नंबर का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, ये दे रखा है 19 से लेकर 19, 20, 21 तक, ठीक है। और उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तेईस और 24 में। इसके बाद में शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर 26, 28 तक। और 5 नंबर पर है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29 और 30, ठीक है। और छठा जो अंतिम मौलिक अधिकार है वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है। ध्यान देना, विशेष रूप से कभी क्रम भी पूछ लेता है, कभी अनुच्छेद पूछ लेता है, तो विशेष रूप से इसका आप ध्यान रखेंगे। समस्त शोध शिक्षा पर
और बाकी 32 पर। सम का मतलब समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक का दिया गया है। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतः का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता का 19 से लेकर 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 पर है। धार्मिक जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 तक किया गया है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है वो 29 और 30 में किया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 में किया गया है। और एक विशेष रूप से ये भी ध्यान में रखा 44वां ध्यान देना 44वां संविधान संशोधन हुआ। ध्यान देना 44वां संविधान संशोधन 1978-89 में जो हुआ है 79 में हुआ है, उसमें संपत्ति के अधिकार को किसको संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो किसमें था अनुच्छेद 31 में था। इसको हटा करके अब वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में इसको कानूनन अधिकार इसको क्या बना दिया कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। ध्यान देना अब मौलिक अधिकार को अब कहाँ से लेकर के कहाँ स्थित कर दिया गया है तो इसको 44वें को इसको 31 को हटा करके इसको किस में डाला गया है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया है शामिल कर दिया गया है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि 44वां जो संवैधानिक अधिकार है इसको क्या किया गया है इसमें हटा करके इसमें शामिल किया गया है और भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल किया गया है। हम मौलिक अधिकार के वाले मूल बिंदु में इसको और भी विस्तार से जानेंगे और समझेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान का एक एक डिटेल समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक क्या क्या बातें बताई गई है। लेकिन अब अपना जो संविधान के प्रमुख विशेषताएं हैं ये एक संक्षेप में स्पष्ट किया गया है और इसका जो दूसरा बिंदु है मौलिक अधिकार। तो आप इस बात को ध्यान रखना, आपका प्रश्न आ जाएगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न या फिर 5 नंबर वाला प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो हम मौलिक प्रावधानों के बारे में इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। दूसरा आगे का इसका बिंदु है वो है मूल कर्तव्य। ध्यान देना आगे का जो बिंदु है वो क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सूत्र याद कर लेना। सूत्र है समस्त शोध शिक्षा पर और बाकी 32 पर। सम का मतलब समानता है, स्वतः का मतलब स्वतंत्रता है, सो का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, द का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का है और शिक्षा का मतलब शिक्षा और संस्कृति है और बाकी को छोड़ देना और बाकी 32 पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और इसमें मूल जो बात कही गई है ये कही गई है कि 44वां संविधान संशोधन ये 1978-89 में मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उस सरकार के नेतृत्व के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। इसके बाद में हम देख रहे हैं मूल कर्तव्य। इसके बाद में अपना जो बिंदु आएगा वो चल रहा है मूल कर्तव्य का। यहाँ से देखिए ये जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं था। भारतीय संविधान जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि क्या संविधान सभा के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल नहीं थे तो आप बताएंगे मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान देना सरदार स्वर्ण सिंह की एक अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति बनी
और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा क्या किया गया, इसने मूल कर्तव्यों के बारे में अपनी क्या दी गई, रिपोर्ट प्रदान की गई और इसने ये कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का भी क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान होना चाहिए, इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा क्या की गई, सिफारिश के द्वारा क्या किया गया, इस सिफारिश के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थान दिया गया है और इसका स्थान संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और इस समय उस समय स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों की बात बताई थी कि हमारे देश के अंतर्गत हम संविधान के द्वारा 10 मूल कर्तव्य होना चाहिए और 10 मूल कर्तव्यों की बात कही थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, ध्यान देना, 86वां संविधान संशोधन, ध्यान देना, संविधान संशोधन, कौन सा संविधान, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का, ध्यान देना, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा जो अभिभावकों का कर्तव्य माना गया है। किसका कर्तव्य, अभिभावकों का कर्तव्य माना गया। ध्यान देना, स्पेशल रूप से 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो अभिभावकों का एक आवश्यक कर्तव्य होगा। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। कौन सा है, 11वां मूल कर्तव्य है। ध्यान देना, एक नया है जो भारतीय संविधान में जो क्या किया गया है, नया अमेंडमेंट किया गया है भारतीय संविधान में। इसका जो उल्लेख किया गया है वो ये उल्लेख किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि वो प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे संविधान की जो मूलभूत क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का विशेष रूप से क्या किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखा गया है। आई बात समझ में। तो ये देखिए मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक कर्तव्य और अधिकारों में क्या अंतर होता है, विशेष रूप से हम सीधे से शब्दों में देखें कि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा वाद योग्य होते हैं। कोई भी अगर विवाद हो जाता है, जनता को अगर इनका कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार छीनता है या हस्तक्षेप होता है, तो वो न्यायालय में क्या हो सकता है, शरण ले सकता है। और न्यायालय उसे क्या करेगा, प्रशासन या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसके मौलिक अधिकार को छीना गया है तो उस मौलिक अधिकार को न्यायालय के द्वारा उसको सुरक्षा प्रदान करवाई जाएगी। जबकि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये किसमें शामिल क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक यानी नीति निर्देशक तत्वों के रूप में है। और नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि ये केवल एक नैतिक धारणा है,
ये कौन सी धारणा है? ये एक नैतिक धारणा है और यहाँ पर ये जो है ये एक प्रकार की कानूनी धारणा है। इनको न्यायालय के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है और इसका पालन करना क्या है? आवश्यक है। जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा उसको क्या किया जाएगा? दंड का प्रावधान है। क्या प्रावधान है? दंड का प्रावधान है। जबकि ये उसके विवेक पर ये नैतिक धारणा है, ये उसके विवेक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विवेक पर। और कोई व्यक्ति इसका पालन करे या नहीं करे, लेकिन इसके अंतर्गत दंड का प्रावधान नहीं है। दंड का प्रावधान नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तो इसलिए मौलिक जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार मूल हैं और व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होने के कारण ये संवैधानिक स्थितियों में इनके ज़्यादा प्रमुख स्थान है और इनको ज़्यादा विशेष स्थान दिया गया है। ये वाद योग्य हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक मूल अधिकार दिए गए हैं जो शासन है, लोकतंत्र, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इनके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ध्यान देना, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय के द्वारा वाद योग्य हैं। ये एक कानूनी धारणा है, इसका पालन नहीं करने पर दंड दिया जाता है। जबकि मूल कर्तव्य हैं वो राज्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा एक विवेक पर आधारित नैतिक धारणा है, उसका पालन करने पर किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं दिया जाता है। ये हमारा जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान की मूलभूत भावनाओं में इसको स्पष्ट किया गया है। आगामी जो बिंदु है, आगामी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व हमने देखा, ये मूल प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से मूल प्रश्न है, ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रावधान, भारतीय संविधान में इनका प्रावधान क्या है? अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 37 से 52 तक, 37 से 52 तक हो गया। अगर आपको प्रश्न पूछे मौलिक अधिकार, शॉर्ट में बता देते हैं। और भी अगर मौलिक अधिकार की बात पूछे, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार की बात बताएंगे। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। संविधान में इसका क्या प्रावधान है? तो संविधान में आप बताएंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक, 12 से 36 तक। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य में लिखेंगे आप 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 क में कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है। ये मौलिक अधिकारों की बात हो गई। ये मूल कर्तव्यों की बात हो गई। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। भारतीय संविधान में क्या भाग है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? 42वें संविधान संशोधन में। किसमें है? भाग 4 क में। कौन से देश से लिए गए?
सोवियत संघ के संविधान से। ये एक नोटेबली संबंधी क्वेश्चन हो गया। इसके साथ साथ में हम देखें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व शासन को क्या कर रहे हैं, ये शासन का मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। इसका मतलब है शासन का दर्पण। शासन को कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करना है तो वो किसके द्वारा है? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। क्योंकि इसका जो उद्देश्य है, इसका जो क्या है उद्देश्य है, वो राज्य को एक लोक कल्याणकारी स्वरूप का क्या करना है? निर्धारण करना है। ध्यान देना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है राज्य को क्या करना है? लोक कल्याणकारी स्वरूप का निर्धारण करना है। और लोक कल्याणकारी स्वरूप का मतलब करना है कि नागरिकों के लिए वे समस्त परिस्थितियां निर्मित करना, वे समस्त परिस्थितियां निर्मित करना जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं? पूर्ति कर वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और इस विकास के लिए जो परिस्थितियां निर्धारित की गई है वो किसके द्वारा की गई है? के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, याद देना, नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो नीति निर्देशक तत्व विशेष रूप से नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो विशेष रूप से संविधान के द्वारा राज्य को प्रदान किए गए हैं और ये राज्य इनके माध्यम से लोगों की मूल आवश्यकताओं की क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है। और वास्तविक जो उद्देश्य है राज्य का, उस वास्तविक उद्देश्य की वो क्या कर रहा है? पूर्ति कर रहा है, जिससे समस्त लोगों की आवश्यकताओं की क्या की जा सके? पूर्ति की जा सके। और ऐसा इसका मूल ध्येय बना हुआ है। तो ध्यान देना, तो राज्य के नीति निर्देशक के समस्त परिस्थितियों के लिए ये जो मूल आवश्यकताएं उपलब्ध करा रहा है, उनके अंतर्गत जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक नीति निर्देशक तत्व। 2 नंबर पर है आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। 3 नंबर पर है पंचायत राज संबंधी नीति निर्देशक तत्व। 4 नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि एक शासन को कार्य करने के लिए संविधान क्या क्या निर्देश देता है और कोई सरकार होती है उसको कार्य करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधी सामाजिक और सांस्कृतिक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है जो समस्त लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कर रहा है। सामाजिक और संस्कृति की सुरक्षा और विकास के संबंधी, क्योंकि इसका जो मूल उद्देश्य है लोक कल्याण है और लोक कल्याण के अंतर्गत सुरक्षा और विकास को, दो बातों को विशेष ध्यान में रखना, सुरक्षा और विकास जैसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना इसका मूल ध्येय बना हुआ है। और इसके लिए विशेष रूप से पंचायत राज संबंधी नीति निर्देश यानी पंचायतों को मजबूत करने के लिए उसको संरक्षण प्रदान करना, ये भावनाएं मजबूत करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देश, यहाँ ये कहा गया है अगर व्यक्ति के विकास, व्यक्ति को काम करने के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और राज्य को काम करने के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और इन नीति निर्देशकों तत्वों के माध्यम से राज्य नागरिकों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। ध्यान रखना, इसलिए संविधान का जो बुनियादी जो ढांचा है वो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, क्योंकि इनके माध्यम से हम एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की जो तालमेल है, समन्वय है, उसको उपस्थित करने में और उसमें सामंजस्य बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 37 में इस बात का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है कि न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 37 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि न्यायालय सरकार को नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इस बात को क्या किया गया है, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान रख लें और विशेष रूप से जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान का मूल भावनाओं के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो हमारे जो देश में है तो ये जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को तय करने का एक दिशा निर्देश प्रदान करता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे देश के अंतर्गत क्या किया गया है कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में रणनीति तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो ये भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं थी उनमें शामिल हुआ। अगली जो विशेषता है, ध्यान देना, अगली जो विशेषता है वो अगली विशेषता है जो निम्नलिखित है। स्वतंत्र न्यायपालिका व अन्य स्वतंत्र अभिकरण। देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हम आगामी जो विशेषता देख रहे हैं वो इस प्रकार है। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमने शुरू में ये पढ़ लिया कि भारत के अंतर्गत जो लोकतंत्रात्मक की संसदात्मक शासन प्रणाली को क्या किया गया है, अपनाया गया है। और इस संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत भी कौन सा, संघात्मक तत्वों को, विशेष रूप से किसको, संघात्मक तत्वों को स्पष्ट किया गया है। और संघात्मक का मतलब शक्तियों का क्या है, विकेंद्रीकरण है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण,
शक्तियों का विकेंद्रीकरण से स्पष्ट है। ध्यान दिया? यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हम सबसे पहले इस पूर्व के बिंदु वाले को देखते हैं कि जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की जो क्या है संस्थात्मक शासन प्रणाली है, और इस संस्थात्मक शासन प्रणालियों में भी शक्तियों का क्या किया गया? कौन सी प्रवृत्ति? संघात्मक। संघात्मक का मतलब है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण किया गया है तो उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण स्वतंत्र निकायों के द्वारा किया गया है। और इन स्वतंत्र निकायों के अंतर्गत क्या किया गया है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी कुछ बिंदु देखे कि लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को क्या दे दिया? जनता को तो दे दिया मूल अधिकार, विकास करने के लिए मूल अधिकार है। अब राज्य के लिए क्या है? राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर संघात्मक का मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, यहाँ पर केंद्र और राज्य। अब यहाँ पर केंद्र और राज्य को शक्तियों का वितरण कर दिया तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत शासन निरंकुश नहीं हो जाए, अपनी शक्तियों का क्या न कर पाए? दुरुपयोग नहीं कर पाए। और इस दुरुपयोग न करने के कारण यहाँ पर इन पर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण किस पर लगा दिया? नियंत्रण लगा दिया न्यायपालिका के द्वारा। अब न्यायपालिका ने जो नियंत्रण लगाया है वो क्या लगाया है? न्यायपालिका क्या कर रही है कि जो जनता के जो मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उस मौलिक अधिकारों का जो हनन होने पर जनता इनके विवादों को शासन के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ कहाँ उपस्थित करेगी? न्यायपालिका में। क्योंकि ये इनका जनता का क्या बन गया? ये अभिभावक है, ये इनको संरक्षण देने का काम कर रहा है, तो ये उनका क्या बन गया? संरक्षक बन गया। क्या बन गया? ये संरक्षक बन गया। और संरक्षक बन गया तो यहाँ पर जो कानून के अनुसार संविधान का, न्यायपालिका की संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का उद्देश्य है इसका। और संविधान की सर्वोच्चता कब बने रहेगी? जब न्यायपालिका की क्या बनी रहेगी? स्वतंत्रता बनी रहेगी। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या किया गया है कि मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकारों की इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों का लिए क्या किया गया है कि सबसे पहले तो इसको कार्यपालिका, न्यायालय को कार्यपालिका व विधायिका से, कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से मुक्त रखा है कि कार्यपालिका और विधायिका न्यायालय के कार्य में क्या नहीं करेगी? हस्तक्षेप नहीं करेगी। ध्यान देना, संविधान की सर्वोच्चता भी बने रहे और स्वतंत्रता भी बनी रहे। और ये कब बने रहेगी? जब ये दोनों उसके कार्य में क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसको हस्तक्षेप करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? क्या प्रावधान किए गए हैं? इसका प्रावधान ये किया गया है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति राष्ट्रपति की जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति यहाँ पर कार्यपालिका का क्या है? सर्वोच्च है, लेकिन ये विधायिका के कार्यों से क्या है? मुक्त है। क्योंकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री इसकी जो वास्तविक शक्तियाँ हैं और विधायिका, इन दोनों के नियंत्रण से ही क्या किया गया है? इसको अलग हटा करके कार्य किया गया है, इसलिए ये स्वतंत्र होने का प्रावधान है। दूसरा अलग ये क्या है कि इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल निश्चित किया गया है। कार्यकाल क्या है? निश्चित है। न्यायपालिका में जो कार्यकाल है वो क्या किया गया है? निश्चित किया गया है। कार्यकाल निश्चित किया है किसका? न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। वेतन
वेतन भत्ते निश्चित किए गए हैं। वेतन भत्ते निश्चित किए गए हैं और एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि न्यायपालिका के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है। कौन सी शक्ति है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से इस कार्यपालिका और विधायिका, यहाँ पर राज्य नीति निदेशक तत्व किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? ये किसकी है? कार्यपालिका की लोक कल्याणकारी कार्यपालिका नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से काम कर रही है। और नीति निदेशक तत्व, ये जो कार्यपालिका है, ये नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से क्या कर रही है? लोक कल्याणकारी, कौन सी? लोक कल्याणकारी कार्यों कर रही है। और लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए कहीं ये इनके नाम से संविधान का क्या नहीं करते? उल्लंघन नहीं करते ये कार्यपालिका। और कहाँ काम करेगी ये? विधायिका में। विधायिका में तो ये तो क्या करती है? कानून का निर्माण करेगी। कानून का निर्माण करती है और ये क्या करती है? ये करती है, लागू करती है। तो कहीं दोनों के सामंजस्य से क्या है? संविधान की शक्ति का क्या नहीं हो जाए? दुरुपयोग नहीं हो जाए। ये संवैधानिक नियमों का क्या नहीं हो जाए? दुरुपयोग नहीं हो जाए। इसलिए इस दुरुपयोग को सरकार के दुरुपयोग को, निरंकुशता और स्वेच्छारिता इसको रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और इस स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता को इसके आधार पर स्पष्ट किया गया है कि अगर कहीं लोक कल्याण के माध्यम से विधायिका में कानून का ऐसा निर्माण कर दें जिससे संविधान की धज्जियां उड़ जाएं और संविधान ही नष्ट हो जाएं, तो उसके अंतर्गत न्यायपालिका उसकी सुरक्षा का निर्माण करेगी। तो किसके लिए? ये शासन पर प्रतिबंध है, ये प्रशासन पर नियंत्रण है, ये शासन और शासन संचालन करने वाले लोगों पर नियंत्रण है। इसलिए ये इस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। और इस संविधान के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से क्या किया गया है? इस पर सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध किया। और दूसरा बिंदु है अन्य स्वतंत्र एजेंसियां। अन्य स्वतंत्र है जैसे IB है, CBI है, NCB है। ये क्या है? स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इनसे स्वतंत्र होकर के कार्य करती है। और स्वतंत्र होकर के कार्य करके क्या करती है? अपनी रिपोर्ट प्रदान करती है। जैसे कि हमारे देश में वर्तमान के संदर्भ में अनेक प्रकार के जो आपराधिक दंगे हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, अनेक प्रकार की जो गलत गतिविधियां चल रही हैं, जिसको क्या किया जा रहा है? CBI के द्वारा, NCB के द्वारा जांच करने का निर्देश दे करके इनकी वास्तविकता को बाहर निकालने का कार्य इन हमारी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। तो आइए हम भारतीय संविधान के अंतर्गत इनके माध्यम से संविधान की, इनका जो मूल उद्देश्य है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना, ये इन दोनों के माध्यम से स्पष्ट होता है। और सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी जो बात है वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से है। और न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ पर कौन सी बात को स्पष्ट कर रहा है कि अगर कार्यपालिका और विधायिका, मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर के संविधान के खिलाफ अगर कोई कानून बना दे तो संवैधानिकता की जांच करने का काम न्यायालय का होता है। और इस को बने हुए कानून को वैध या अवैध घोषित करने की जो शक्ति होती है, उस शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से जानते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि बने हुए कानून को दोबारा देखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि संविधान के खिलाफ बन करके कोई कानून हमारे संविधान की जो वास्तविक उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को क्या करते हैं,
उन उद्देश्यों को नष्ट कर दें। तो इसको रोकने की जो प्रक्रिया है उसको हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। तो ये भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में देखा। अब आगे का जो बिंदु है, अब जो आगे का जो बिंदु है वो बिंदु है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत। ध्यान देना और इसको अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत भारतीय संविधान में हर प्रकार के ऐसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो उल्लेख भारतीय संविधान की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार व वयस्क मताधिकार का आरंभ है। देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत। देखिए, आपको पता है कि 1909 के अंतर्गत मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी और इसके तहत क्या किया गया था, मुस्लिमों को भी क्या किया गया था, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था और इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या हुआ कि हमारे देश के अंतर्गत एक शासन में जो एक राजनीति के आधार पर जो द्विषता थी, राजनीति के आधार पर जो लोगों में जो एक प्रकार की जो भावना थी वो उग्र देखने को मिली। तो इसमें हमारे देश के अंतर्गत एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो विवाद था वो विवाद भी खुल कर के देखने को मिला और इसके आधार पर हमारे देश के अंतर्गत सबसे बड़ी एक देश ये है कि संप्रदायों के आधार पर यहाँ पर मुस्लिम जो संप्रदाय है उसके आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ और इसी के परिणाम ये हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुआ और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी इन सबको राजनीति में भाग लेने का क्या मिला, अवसर मिला। तो ये जो यहाँ पर जो आधार है वो आधार राजनीति में जो प्रतिनिधित्व है वो किसके आधार पर दिया गया, धर्म के आधार पर दिया गया, धर्म के आधार पर दिया। और इस धर्म के आधार पर, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था और धर्म और पंथ को किसी भी प्रकार में इसको महत्व नहीं दिया गया, ये बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के अंतर्गत इस प्रकार की जो रणनीति तैयार की गई जिसमें धर्म के आधार पर हमारे देश में इस प्रकार का कार्य हुआ और आगे जाकर के यही असंतोष भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बना। इसी के कारण हमारे देश में ये मूल के आधार पर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ। एक मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और एक हिंदू धर्म की
आधार पर हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। इस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो ये इस प्रकार की जो एक संकीर्ण विचारधारा थी, संकीर्ण सोच थी, उस सोच को भारतीय संविधान में क्या किया, अंत किया गया और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। और इस अंत करने के कारण हमारे देश के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबको प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया गया। और साथ साथ जो भी व्यक्ति शुरू के अंतर्गत क्या किया गया था, 21 वर्ष का जो भी भारतीय नागरिक है इसको मत देने का अधिकार दिया गया, जिसको किसके नाम से जाना गया, वयस्क मताधिकार। किसके नाम से, जिसको कहा गया वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के नाम से जाना गया है। और ये वयस्क मताधिकार एक प्रथम राजनीतिक अधिकार था। ये कौन सा अधिकार था, प्रथम राजनीतिक अधिकार था, जो सभी व्यक्तियों को, प्रथम राजनीतिक अधिकार जो सभी व्यक्तियों को समानता के आधार पर दिया गया था। पहला जो राजनीतिक अधिकार था वो वयस्क मताधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक 21 वर्ष का जो नागरिक है उसे मत देने का क्या मिलेगा, मत देने का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार दिया गया। और इसके साथ साथ में 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया, 61वां संविधान संशोधन के तहत ध्यान देना, 21 वर्ष की जो वोट देने की जो आयु तय की गई थी उसको घटा करके, उसको 21 वर्ष से घटा करके, ध्यान देना, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष तय की गई, 18 वर्ष तय की गई थी। और इस प्रकार वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार दिया गया था। ध्यान देना, शुरू में जो वयस्क मताधिकार था वो 21 वर्ष की अवस्था में दिया गया था, लेकिन 61वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की आयु तय की गई थी। और 18 वर्ष का जो भी नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार बनेगा। उसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार हमारे देश के अंतर्गत संप्रदाय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर जो मत देने का जो अधिकार दिया जाता था, जहाँ पर संपत्ति है, धर्म है, कोई भी एक विशेष योग्यता है, विशेष योग्यता, इसके आधार पर क्या दिया जाता है, मत देने का अधिकार दिया जाता था। इस मत देने के अधिकार का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। यहाँ ध्यान देना, मत देने के अधिकार का क्या दिया है, अंत कर दिया गया है। और इस प्रकार हमारे देश के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का आरंभ हो गया था। आई बात समझ में। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। और इसके माध्यम से हमारे देश में वयस्क मताधिकार की एक शुरुआत आरंभ हुई थी। इसके बाद में हम देख रहे हैं एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की आगामी जो विशेषता है, वो आगामी जो विशेषता है जो इस प्रकार है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है एकल नागरिकता। देखिए, हमारे देश के अंतर्गत जो सबसे बड़ी एकल नागरिकता, भारतीय संविधान की जो विशेषता है एकल नागरिकता, हमारे देश के अंतर्गत इकहरी नागरिकता दी जाती है, क्योंकि हम सर्वप्रथम भारतीय नागरिक हैं। हमारी जो पहचान है, हमारी जो नागरिकता है वो किसी के आधार पर नहीं होगी। वो किसके आधार पर होगी, राज्य के आधार पर। हमारी जो पहचान है सर्वप्रथम राज्य के आधार पर क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी। हम सबसे पहले हम क्या कहलाएंगे,
भारतीय कहलाएंगे। और ये भारतीयता है, ये भारतीय हमारी क्या है, एकल नागरिकता है। ध्यान देना, एकल नागरिकता, जिसको हम क्या कहेंगे, इकहरी नागरिकता, इकहरी भी कहते हैं। एकल नागरिकता हमारे देश के अंतर्गत हम सबसे पहले हम भारतीय नागरिक कहलाएंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हमारी कोई विशेष पहचान नहीं बनेगी और हम एक राज्य के आधार पर एक भारतीय नागरिक होने की जो हमारी क्या है पहचान है, वो पहचान से ही होगी। विश्व के अन्य देशों में, विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के अंतर्गत राज्यों नागरिकों को दोहरी नागरिकता है, एक राष्ट्रीय नागरिकता है और एक वहाँ के रहने वाले जो प्रांत हैं, वहाँ प्रांतों में भी क्या दी जाती है, नागरिकता दी जाती है, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि वो राज्य के आधार पर अपनी पहचान बनाएंगे और वो ही भारत की क्या बनाएंगे, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार की कोई भी पहचान नहीं बनाएंगे। और इसी आधार पर हमारे संविधान में इसको विशेष रूप से क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार देखिए, हमारे देश में जो नागरिकता है वो नागरिकता एकल नागरिकता के आदर्श को स्वीकार किया गया है और एकल नागरिकता हमारी भारतीयता की एकता और अखंडता बनाए रखने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे देश में एकता और अखंडता बनाए रखने का सबसे बड़ा प्रमाण एकल नागरिकता है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। यही हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो हमने हमारे देश के अंतर्गत क्या देखा, हमारे देश के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखा कि हमारी जो मूल आधारभूत है कि हमने अभी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, एकल नागरिकता, ऐसी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं जो हम आगामी वीडियो में लेकर के आएंगे। आप एक को अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे और इसे पूरी तरह से क्या करेंगे, एक बार अवश्य देखेंगे तो आपको कन्फर्म रूप से ये होगा कि भारत की जो संविधान है उसमें कितनी दूरदर्शिता, कितनी रणनीति, कितनी एक सद्भावना की सोच है जो हमारी देश की एकता और अखंडता को प्रभावी और सबसे ज़्यादा मौलिकता दिए हुए हैं। और इसीलिए आज देश, संविधान और नागरिक इसकी खुशहाली और समृद्धि की यश कीर्ति का बखान विश्व के सभी देशों में एक आमूल चूल परिवर्तन लेकर के आता है। इसी के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।